मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम अतीत में दबे पाँव पाठ से लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। अतीत में दबे पाँव के लेखक ओम थानवी हैं। ये पाठ एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 में संकलित है। कक्षा 12वीं। इस पाठ के बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक भाग हो चुका है। इस अगली कड़ी में इस क्लास में हम प्रश्न नंबर 33 से आगे करेंगे। सभी बच्चे इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। और यदि आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो अवश्य हल करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखेंगे। चलिए अब हम इनको हल करते हैं। प्रश्न नंबर 33। सिंधु घाटी की सभ्यता आज से लगभग कितने हजार साल पहले थी? आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों से कहूंगी कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन प्रश्नों का लाभ मिले, वो भी इन प्रश्नों को पढ़ पाए। अपने सभी फ्रेंड्स के पास, सभी दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। सिंधु घाटी की सभ्यता आज से लगभग कितने हजार साल पहले थी? मैं लिख रही हूं, आप सभी भी लिख लीजिएगा। लगभग 5000 साल पहले, लगभग 5000 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता थी आज से। ठीक है, मैं हर प्रश्न का उत्तर लिखूंगी, आप सभी बच्चे उसको मेरे साथ साथ लिखेंगे। और यदि आपको पता है तो मैंने पहले बताया है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। मोहनजोदड़ो आज की कौन सी परिभाषा को लांघता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मोहनजोदड़ो आज की कौन सी परिभाषा को लांघता है? महानगर की। महानगर की। महानगर की। जो मोहनजोदड़ो शहर था सिंधु घाटी की सभ्यता का, वो महानगर था। महानगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो महानगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सुनियोजित ढंग से नगर बसाया गया था मोहनजोदड़ो। तो ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता थी इस सभ्यता की। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कैसी सभ्यता थी? इसका उत्तर क्या होगा? मैदानी। ठीक है, कैसी सभ्यता थी? मैदानी सभ्यता थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। मोहनजोदड़ो कहाँ पर बसा हुआ था? कहाँ बसा हुआ था ये नगर? टीले पर। कहाँ बसा हुआ था? टीले पर। मोहनजोदड़ो नगर टीले पर बसा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां हमें कहाँ लेकर जाती हैं? आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां हमें कहाँ लेकर जाती हैं? इसका क्या उत्तर होगा? पाठ हमने पढ़ा था, पाठ में क्या लिखा हुआ था? इसका उत्तर आकाश की तरफ। मेरे साथ साथ लिखेंगे, आकाश की तरफ अधूरी रह
जाती हैं। जो सीढ़ियाँ हैं वो अधूरी रह जाती हैं आकाश की तरफ, आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न नंबर 37। आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ हमें आकाश की तरफ लेके जाती है, लेकिन वो अधूरी रह जाती हैं, तो पहुंच नहीं पाते आकाश में। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। अगला है, मोहनजोदड़ो के घरों के अधूरे पायदानों पर खड़े होकर कैसा अनुभव करते हैं? फिर से सुनिए, मोहनजोदड़ो के घरों के अधूरे पायदानों पर खड़े होकर कैसा अनुभव करते हैं? कैसा अनुभव करते हैं? माना या मानो हम दुनिया की छत पर हैं। ठीक है, क्या उत्तर होगा? मानो हम दुनिया की छत पर हैं। मोहनजोदड़ो के घरों के अधूरे पायदानों पर खड़े होकर हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम दुनिया की छत पर खड़े हैं। अगला प्रश्न है, बेटा सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, ताकि जब आपको दोबारा से रिवीजन करना हो, दोहराने हो, तो आपको कोई परेशानी ना हो, आप आसानी से इनको याद कर पाओ। सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या बना हुआ है? सबसे जो ऊंचा चबूतरा है उस पे कुछ बना हुआ है, वो क्या बना हुआ है? बौद्ध, ठीक है, बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तूप बना हुआ है। ठीक है, सबसे ऊंचे चबूतरे पर बौद्ध स्तूप बना हुआ है। अगला प्रश्न है, जिस टीले पर स्तूप बना हुआ है वह कितने फुट ऊंचा है? जो स्तूप है वो कितने फुट ऊंचा है? टीले पर बना हुआ है, सबसे ऊंचा है बौद्ध स्तूप, और कितने फुट ऊंचा है? लगभग 25 फुट ऊंचा। जो स्तूप है टीले पर बना हुआ है वो लगभग 25 फीट ऊंचा है। प्रश्न नंबर 41। चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं? चबूतरे पर कमरे भी बने हुए हैं, वो किसके लिए बने हुए हैं? बौद्ध भिक्षुओं के लिए। किसके लिए? भिक्षुओं के लिए, भिक्षुओं के लिए, भिक्षुओं के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। मोहनजोदड़ो में किसके निर्देश से खुदाई का काम शुरू हुआ? किसने निर्देश दिया कि मोहनजोदड़ो की खुदाई की जाए? तो इसका हम क्या लिखेंगे उत्तर? प्रश्न नंबर 42, पुरातत्व, पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक, महानिदेशक, पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के निर्देश पर मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य शुरू हुआ। क्या लिखोगे? पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के निर्देश से खुदाई का कार्य शुरू हुआ। अगला क्या होगा? इस खोज में भारत को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया? जो ये खोज हुई थी मोहनजोदड़ो नगर की सिंधु घाटी सभ्यता की, पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के निर्देश पर, उस खोज ने भारत को कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया? कौन से सभ्यता के समकक्ष लाके खड़ा कर दिया? तो क्या होगा इसका उत्तर? मिस्र। ठीक है, मिस्र और मेसोपोटामिया,
मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के समकक्ष, ठीक है। मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। जो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर उनकी खोज हुई थी, उसने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। तो आपका उत्तर क्या होगा? जो मैंने लिखा है यही लिख लीजिएगा कि मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के समकक्ष। जो मैं लिख रही हूँ वो आपको लिखना है और यही उत्तर आपको परीक्षा में देना है। अगला है, बौद्ध स्तूप को क्या कहा गया? जो बौद्ध स्तूप थे उसको क्या कहा गया? लिख लीजिए, नागर भारत का। फिर से लिखती हूं बेटा, नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप। ठीक है, जो बौद्ध स्तूप था उसको क्या कहा गया? नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप। ये लैंडस्केप, ठीक है, नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप। अगला प्रश्न है, राजस्थान की धूप कैसी है? राजस्थान की जो धूप कैसी है, पाठ में कैसी बताई गई है राजस्थान की धूप को? पारदर्शी। कैसी बताई गई है धूप को? पारदर्शी। राजस्थान की धूप कैसी है? पारदर्शी। सिंध की धूप कैसी? राजस्थान की धूप तो पारदर्शी है, लेकिन सिंध की धूप कैसी है? सिंध की धूप को कैसा बताया गया है पाठ में, या ओम थानवी ने सिंध की धूप को कैसा बताया है? राजस्थान की पारदर्शी और सिंध की है चौंधियाती। चौंधियाती, ठीक है, कैसी है? चौंधियाती। सिंध की धूप याद रखिएगा चौंधियाती है, और राजस्थान की है पारदर्शी। अगला प्रश्न है, सभी प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरे के किस तरफ और किस दिशा में हैं? जो सभी प्रसिद्ध इमारतें हैं उनके जो खंडर है वो चबूतरे के किस तरफ है और किस दिशा में है? इसको लिखेंगे चबूतरे के पीछे। चबूतरे के पीछे पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में, चबूतरे के पीछे पश्चिम दिशा में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। सिंधु घाटी की सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल का नमूना किसे माना जाता है? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसका अद्भुत वास्तु कौशल का जो नमूना है वो किसे माना गया? ऐसे कौन सी महान विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की? क्या थी? महाकुंड। महाकुंड मिला था ना, बहुत बड़ा कुंड, उसको इसकी वास्तुकला की अद्वितीय विशेषता माना जाता है। क्या लिखोगे? महाकुंड को। महाकुंड को सिंधु घाटी की सभ्यता की अद्वितीय विशेषता माना गया है, वास्तुकला का नमूना माना गया है। ग्रिड शैली में सब बसे आधुनिक शहरों के नाम बताइए। जो ग्रिड शैली में आधुनिक शहर बने हैं उनके नाम क्या हैं? लिखिए, ब्रासीलिया। ब्रासीलिया, चंडीगढ़,
और इस्लामाबाद, ठीक है, और इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद, ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद, ये जो शहर हैं आधुनिक शहर ग्रिड शैली में बने हुए हैं, ठीक है। 3 शहर कौन से? ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद, ये ग्रिड शैली में बने हुए आधुनिक शहर है। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे और ठीक सामने क्या था? जो स्तूप था उसके चबूतरे के पीछे और उसके ठीक सामने क्या था? चलो लिखते हैं। चबूतरे के पीछे गढ़, क्या लिखेंगे? पीछे गढ़ और सामने उच्च वर्ग की बस्ती, उच्च वर्ग की बस्ती। पीछे गढ़ था और बिल्कुल सामने क्या था? उच्च वर्ग की बस्ती थी। अब अगला प्रश्न आता है 51, प्रश्न नंबर 51। 500 साल में यहाँ के कितने हिस्से की खुदाई हो पाई? 100 साल में यहाँ के कितने हिस्से की खुदाई हो पाई? 1/3 हिस्से की। कितने हिस्से की? 1/3 हिस्से की। 1/3 हिस्से की ही खुदाई हो पाई 100 साल में मोहन सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। प्रश्न नंबर 52। महाकुंड के दाईं तरफ क्या दिखाई देता है? महाकुंड के दाईं तरफ क्या दिखाई देता है? एक लंबी गली। महाकुंड के दाईं तरफ एक लंबी गली जाती है। धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का क्या नाम रखा? एक महाकुंड के दाईं तरफ एक लंबी गली दिखाई देती है और उस गली को प्रबंधकों ने एक नाम दिया। क्या नाम दिया था? देव मार्ग। क्या नाम दिया? देव मार्ग। लंबी गली को देव मार्ग का नाम दिया प्रबंधकों ने, ठीक है। प्रश्न नंबर 54। महाकुंड में सीढ़ियां किस दिशा से उतरती है? महाकुंड में सीढ़ियां किस दिशा से उतरती है? उत्तर और दक्षिण से। महाकुंड में सीढ़ियां, प्रश्न नंबर 54 का उत्तर लिखते हैं उत्तर और दक्षिण से, दोनों दिशाओं से उतरती हैं, यानी कि महाकुंड में जाने के लिए दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई हैं। उत्तर से भी नीचे उतर सकते हैं और दक्षिण से भी उतर सकते हैं। हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर और दक्षिण से। अगला प्रश्न आता है बेटा प्रश्न नंबर 55। उत्तर में कितने पात और स्नान घर हैं? उत्तर में कितने पात और स्नान घर हैं? लिखिए 2 पात और 8 स्नान घर। 2 पात है और 8 स्नान घर हैं उत्तर में, ठीक है। अगला प्रश्न है कैसी ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी जाती हैं? कैसी ईंटें मानी जाती हैं सभ्यता की विशिष्ट पहचान? क्या लिखेंगे इसका उत्तर? पक्की और आकार में समरूप। आकार में समरूप यानी कि समान, एक जैसी, समरूप धूसर ईंटें। धूसर यानी कि मिट्टी की, ठीक है।
धूसर मिट्टी के रंग की, मिट्टी जैसे रंग की धूसर। पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी जाती है। पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें। अगला है, कुंड के दूसरी तरफ क्या है? प्रश्न नंबर 57। कुंड के दूसरी तरफ क्या है? विशाल कोठार। क्या है? कुंड के दूसरी तरफ क्या है? विशाल कोठार। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 58। इतिहासकार इरफान के अनुसार यहाँ के लोग कौन सी फसल उगाते हैं? इतिहासकार इरफान के अनुसार यहाँ के लोग कौन सी फसल उगाते हैं? रबी की। रबी की यानी कि गेहूं की बिजाई के साथ जो फसल बोई जाती है वो क्या होती है? रबी की। ठीक है, ये अक्टूबर नवंबर के आसपास बोई जाती है। जैसे गेहूं है, सरसों है, चना, ठीक है, मटर, ये सारी क्या है? रबी की फसल है। तो रबी की फसल उगाते थे ये। इरफान, मैंने ये बताया कि रबी की फसल क्या होती है, मैंने ये नहीं कहा कि बेटा सरसों चना ये उगाते थे। इरफान के अनुसार ये यहाँ के लोग रबी की फसल उगाते थे। रबी की फसल क्या होती है? जो गेहूं की बिजाई हमारे यहाँ होती है उसके साथ जो फसल बोते हैं उसको रबी की फसल बोलते हैं। दूसरी होती है खरीफ की फसल। खरीफ की होती है जो बाजरे की बिजाई के साथ जो होती है वो होती है खरीफ की फसल। ठीक है, अगला है, बस्तियों को क्या कहकर पुकारा जाता था? बस्तियों को क्या कह के पुकारा जाता था? नीचा नगर। नीचा नगर। नीचा नगर कह के पुकारा जाता था। प्रश्न नंबर 60। पूर्व की बस्ती किसकी बस्ती मानी जाती है? जो पूर्व में बस्ती थी उसको किसकी बस्ती माना गया था? रईसों की बस्ती। किसकी बस्ती? रईसों की बस्ती। पूर्व में बस्ती थी उसको रईस लोगों की, अमीर लोगों की बस्ती माना गया था। और जो बस्तियां थी, नीची थी बस्तियां, उसको क्या कहा था? नीचा नगर। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 61। डीके हल का खुदाई किसके नाम पर रखा गया? डीके हल का खुदाई किसके नाम पर रखा गया? डीके हल्का खुदाई किसके नाम पर? दीक्षित काशीनाथ। डी से दीक्षित और के से काशीनाथ। क्या लिखेंगे? दीक्षित काशीनाथ। डी से दीक्षित, के से काशीनाथ। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 62। मोहनजोदड़ो की शैली किसने इस्तेमाल की और कौन सा शहर बसाने में? मोहनजोदड़ो, क्या हो गया प्रश्न नंबर